सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 19 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आज देख रहे हैं आप 19 दिसंबर। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस मनाने की शुरुआत कब होती है और ऐसा किस लिए कहा जाता है, तो मैं आपको बताता चलूं। गोवा जो था, गोवा पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आता था। भारत तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा को जो आजादी थी वो 1947 को नहीं मिली थी, वो मित्रों 1961 को मिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पुर्तगालियों के द्वारा उस जमीन पर कब्जा था वो अपने लिए उन्होंने बनाए रखा था। बात करते हैं कि गोवा कब से पुर्तगाली राज्य के अधीन आया, तो मैं आपको बताता चलता हूं कि ऐसा कब से शुरू हुआ। तो हम सब लोगों को विदित 1498 के अंदर वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति जो भारत की खोज करता हुआ समुद्री तट के माध्यम से और भारत के पश्चिमी तट पे पहुंचता है, और उसके बाद में 1498 को वास्को डी गामा आता है भारत, और 1510 के अंदर गोवा पे क्या हो जाता है, पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। मात्र 12 साल के दौरान ही पुर्तगाली गोवा पे कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद में 450 साल तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन ही रहा। 1961 के अंदर आते आते भारतीय सरकार ने ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को खदेड़ा गया और उनको हराकर उनके स्वदेश, उनका या कह सकते हैं उनको खदेड़ करके और पुर्तगाल भेज दिया गया। तो 1961 और दिन था कौन सा, 19 दिसंबर, और इसीलिए इसको गोवा मुक्ति दिवस कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि गोवा को सबसे पहले या गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो ये मिलता है 1987 को। 1987 को भारत का 25वां राज्य गोवा बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला अगर कोई राज्य है, उस राज्य का नाम भी कौन सा है, गोवा है। बात करते हैं कि गोवा के अंदर भाषा कौन सी बोली जाती है, तो हम सब लोगों को विदित कि 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं शामिल है, 8वीं अनुसूची के अंदर टोटल जो भाषाएं शामिल है वो शामिल है कितनी, 22 भाषाएं हैं। और उसी के अंदर जो है गोवा की जो स्थानीय जो भाषा है, वहां की क्षेत्रीय भाषा, वो भी इसके अंदर शामिल है। इसको कह सकते हैं कि 22 भाषाओं को जो राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, उसके अंदर कोंकणी भाषा को दर्जा कब दिया गया, 1992 को। 1992 को 3 ऐसी भाषाएं थी जिनको 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये 3 जो भाषाएं थी ये उस समय जोड़ी गई। और वर्तमान में अगर कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। बात कर लेते हैं कि गोवा की जो राजधानी कौन सी है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी का नाम पणजी, और वर्तमान में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है प्रमोद सावंत। तो आपने गोवा मुक्ति जो दिवस मनाया जाता है उसके माध्यम से गोवा के बारे में ये सारे फैक्ट जाने। अब मैं आपको इसके अलावा कुछ और चीजें ऐड करूं कि आज ये दिवस क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता का संग्राम जो लड़ा जा रहा था उसके अंदर अपना तन मन धन अगर किसी व्यक्ति ने, या कह सकते हैं उन व्यक्तियों ने जो न्यौछावर कर दिया, उन 3 लोगों की कहानी भी मैं आपको बताता हूं। बात 1925 की। 1925 के अंदर काकोरी कांड होता है, और काकोरी कांड के अंदर 3 लोग जो थे जिन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया था, और उनके बाद में, या कहते हैं उस घटना के बाद में, अंग्रेज उन तीनों जो है स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लेते हैं और उनको फांसी की सजा दी जाती है। और वही 19 दिसंबर जो आज है, उसी दिन जो है उनको फांसी लगा दी जाती है। देखते हैं ऐसे कौन कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बात करते हैं अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह।
ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस खजाने को लूटने के अंदर अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। और एक रोशन लाहिड़ी और हुआ करते थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उसके अंदर वो भी शामिल थे। लेकिन इन तीनों जो व्यक्ति थे या जो तीनों स्वतंत्रता जो सेनानी थे, उनको आज ही के दिवस फांसी दे दी गई। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 19 दिसंबर अपने लिए बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण और बड़ा दिन। चलिए बहरहाल सेशन की शुरुआत करते हैं आज के नवीनतम प्रश्नों के साथ में, और क्या आपके लिए लेकर के आए, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने किसे हरा करके पहली बार अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आंसर इसका हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हरा करके बांग्लादेश ने अंडर 19 विश्व कप, किसका, एशिया का, या कह सकते हैं उसको एशिया का जो कप है उसको अपने नाम किया। इसके टोटल संस्करण कितने हो चुके हैं, इसके संस्करण हो चुके हैं, इसका ये 10वां संस्करण था। और शुरुआत कब होती है, शुरुआत होती है इसकी 1989 में, 1989 में इसकी शुरुआत होती है। और 2023 तक आते आते इसके कितने संस्करण हो चुके हैं, ये 10 संस्करण हो चुके हैं। रोचक बात यह है कि 10 संस्करणों के अंदर भारत ने इसके अंदर 8 संस्करण जीते, अपने नाम करे हैं। ये कब शुरुआत हुई इसकी शुरुआत होती है 8 दिसंबर से लेकर के, और अभी 17 दिसंबर तक ये खेला गया अंडर 19 का विश्व कप। और इसके अंदर यूएई को हरा करके और बांग्लादेश ने इसको अपने नाम किया है। बात कर लेते हैं कि जो अंडर 19 का जो विश्व कप है, ये इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, बांग्लादेश में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जिनका नाम है बीसीसीआई, हम सब लोगों को पता, बीसीसीआई के जो वर्तमान में सचिव हैं जिनका नाम है जय शाह जो है वो वर्तमान में इसके क्या है, अध्यक्ष है। और किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी जिनका नाम है असिकुकुर रहमान सिबली, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रथम संस्करण इसका 1989 में विजेता भारत बना, और 8 बार जो है इसका विजेता बन चुका है। स्थापना 13 सितंबर 1983 इसकी स्थापना हो जाती है। मुख्यालय इसका कोलंबो है, श्रीलंका के अंदर है, और अध्यक्ष इसके कौन है, जय शाह है। तो बहरहाल आपने देखा कि अंडर 19 का जो कप, इसको किसने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है। चलिए जानते हैं सेशन का दूसरा प्रश्न, देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश एक फायरिंग यूनिट से 4 लक्ष्य भेदने वाला देश बन गया है। उस देश का और कोई दूसरा नाम नहीं, उस देश का नाम है भारत। कौन सी मिसाइल है, आकाश मिसाइल, 25 किलोमीटर तक के दायरे को कवर करती है, और एक बार फायर कर देती है तो इसके अंदर वो 4 टारगेट को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। सतह से हवा मार, या कह सकते हैं सतह से हवा के अंदर जो टारगेट होती है उनको यहाँ पे टारगेट करने के लिए आकाश मिसाइल का यहाँ पे क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये भारत हो जाएगा। दिन प्रतिदिन भारत जो है डीआरडीओ के माध्यम से, क्योंकि इस जो मिसाइल है आकाश, इसको बनाने के लिए, या इसको कहते हैं उन्नत और ज्यादा बनाने के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा अगर रक्षा संस्थान अगर काम कर रहा है, उस संस्थान का नाम है कौन सा, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इसका हो जाएगा भारत। देखते हैं, एक फायरिंग से यूनिट में 4 लक्ष्य भेदने वाला देश बना है भारत की पहली स्वदेश निर्मित मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 25 किलोमीटर दूर तक अगर आप टारगेट करते हैं उसमें, तो एक साथ वो 4 टारगेट्स को क्या करता है, हिट करता है। और अभी वर्तमान में सैन्य अभ्यास अस्त्र शक्ति के माध्यम से जब वहां पे सैन्य अभ्यास अस्त्र शक्ति जब चलाया जा रहा था, उसी के अंदर इस गन का, या कह सकते हैं इस मिसाइल का वहां पे परीक्षण किया गया। और विकास की बात करें तो डीआरडीओ ने इसका विकास कराया है। परीक्षण का वहां पे एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका के अंदर यहाँ पे इसका परीक्षण किया गया। इसके साथ साथ में ही समर का मतलब क्या, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर रिटालिएशंस, या कह सकते हैं कि सतह से लेकर के और हवा की तरफ ये जाते हैं तो रिटालिएशंस के थ्रू जो है टारगेट वो क्या करती है, हिट करती है। आकाश है, पृथ्वी है, नाग है, ब्रह्मोस है, इस प्रकार की अनेक मिसाइलें हैं जो रक्षा प्रौद्योगिकी के माध्यम से, बहुत सारी ऐसे स्वदेशी उन्नत टेक्निक्स के माध्यम से हम अपनी, या कहते हैं भारत अपनी जो जितनी भी प्रकार की जो कह सकते हैं सी वाली है, वायुसेना है और थल सेना जो है, वहां पे अपने क्या करते हैं, अपनी जो टेरिटरी है उसको क्या करना है, रक्षात्मक तरीके से उसको डिफेंड करता हुआ प्रतीत हो रहा है। बहरहाल चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में
ओडिशा मास्टर 2023 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? ये 12 दिसंबर से लेकर और 17 दिसंबर तक खेला गया ये टूर्नामेंट, जिसके अंदर मिश्रित युगल की बात हो रही है, जिन्होंने किसी दूसरी टीम को, या कह सकते हैं सिंगापुर के जो खिलाड़ी थे उनको हरा करके और इस किताब को अपने नाम किया। और इसका आंसर जो जाने वाला है कौन सा? ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्को। ये दोनों ऐसे मिश्रित युगल खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस किताब को अपने नाम किया। अब मैं थोड़ा एरो इसको इस तरह घुमा देता हूं, तो ये अश्वनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टा जो है, इन्होंने गुवाहाटी मास्टर था उसके अंदर भी इन्होंने डबल्स, मिक्स डबल जो है उसके अंदर, गुवाहाटी जो मास्टर थी उसके अंदर भी खिताब अपने नाम किया गया, उन्होंने करा था। बहरहाल अगर बात करते हैं कि मिश्रित युगल के बारे में, जहां पे उन्होंने ध्रुव कपिला और तनिषा ने इसको अपने नाम किया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ध्रुव कपिला और तनिष्का क्रास्टो सिंगापुर के योंकाई टेरी और तानवी हान जेसिका को हरा करके इस किताब को उन्होंने अपने नाम किया। बात करते हैं ओडिशा मास्टर की जो है, इसका संस्करण कौन सा था और इसके बाद में ये कब से कब तक खेला गया? तो 12 दिसंबर से लेकर के और 17 दिसंबर तक ये खेला गया। 2023 BWF वर्ल्ड टूर जो इसका था, इसका 9वां संस्करण था और अंतिम टूर्नामेंट था, और उड़ीसा के अंदर इसका दूसरा संस्करण खेला गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो भारत के जो बैडमिंटन के जो अध्यक्ष हैं वो असम के मुख्यमंत्री, जिनका नाम कौन सा है? हेमंत सेन बिस्वा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ की इसके क्या है? बैडमिंटन के अध्यक्ष हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है पॉल हेरिक ओयर लाइसन, इसके पीएन। इससे पहले गुवाहाटी जो मास्टर्स हुई थी उसके अंदर जो है इन्होंने अश्विनी पोनप्पा और तनुश्री क्रास्को ने इस किताब को अपने नाम किया था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। ये जोड़ी आप देख रहे हैं जिन्होंने इस किताब को अपने नाम किया। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में 68वां राष्ट्रीय रेलवे पुरस्कार समारोह कहां पर आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया गया और लगभग 100 ऐसे जो रेलवे के कर्मचारी थे जिनको उनके कार्यों के लिए उनको क्या किया गया? उनको सम्मानित किया गया और साथ में उनके कार्यों की सराहना भी की गई। तो रेलवे विश्व का सबसे, कह सकते हैं कि चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला ये मंत्रालय है, और भारत की जो लाइफ लाइन है वो भी ट्रेन के माध्यम से ही पूरी होती है। अगर दिल्ली की करें, बात करें मुंबई की, जहां मेट्रो के माध्यम से ही लाखों की संख्या के अंदर यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। बहरहाल जो इसका आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? नई दिल्ली में। हम सब लोगों को विदित कि वर्तमान में जो रेलवे मिनिस्टर है जिनका नाम क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव इसके मंत्री हैं। और अब बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर मेट्रो की शुरुआत कहां पर हुई। सबसे पहले भारत के अंदर मेट्रो की शुरुआत होती है कहां पे? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता के अंदर होती है। इसके बाद में अंडर वाटर जो अगर ट्रेन चली है मेट्रो के तौर पे उसको देखा जाए, उस राज्य का नाम या उस राजधानी का नाम कौन सा है? चेन्नई। और सबसे ज्यादा व्यस्ततम अगर बात करें कि मेट्रो ट्रेन के बारे में बात करें तो वो कौन सी होती है? मुंबई है। इसके अलावा नई दिल्ली के अंदर भी जो है मेट्रो पे सबसे ज्यादा बाहर जो है वो देखा गया है। बहरहाल देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 1853 के अंदर भारत के अंदर सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की गई। और ये ट्रेन कहां से कहां तक चली? ये चलती है मुंबई से लेकर के, ये कह सकते हैं ठाणे से मुंबई, या मुंबई से ठाणे। कब? 1853 के अंदर इसकी पहली शुरुआत होती है। बहरहाल जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 100 रेलवे कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा सम्मानित। रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है? रेलवे सप्ताह 10 से 16 अप्रैल को इसके बीच में रेलवे सप्ताह भी मनाया गया। भारत में पहली ट्रेन 1853 में, और रेलवे नेटवर्क की बात करें तो विश्व में चौथा। इकलौता ऐसे राज्य जहां पे कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है, उस राज्य का नाम है कौन सा? उत्तर पूर्वी राज्य, जो जैविक कृषि के नाम से जाना जाता है, उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम के अंदर किसी प्रकार का ट्रेन का जो ट्रैक है वो नहीं है। भारत की पहली अगर मेट्रो ट्रेन की बात करें तो 1984 के अंदर कलकत्ता के अंदर चलती है। और दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सा है? और यहाँ से भारतीय जो 15 शहर है वहां पे क्या है? मेट्रो अभी वर्तमान में चल रही है, जिसके अंदर बात कर सकते हैं बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, जयपुर है, हैदराबाद, ऐसे देश है और सॉरी राज्य हैं। और उनके बाद में जो बड़े बड़े जो शहर हैं यहाँ पे मेट्रो वर्तमान में संचालित है। मेट्रो मैन के नाम से अगर कोई विख्यात है, क्योंकि जिन्होंने
कह सकते हैं कि जापान के सहयोग से जब पहली बार मेट्रो नई दिल्ली में आती है तो मेट्रो मैन के नाम से अगर कोई व्यक्ति विख्यात हुआ और उन्हीं के सौजन्य से जितनी मेट्रो अभी नई दिल्ली के अंदर काम कर रही है और लोगों की लाइफ लाइन बनी हुई है, उनका श्रेय जाता है वो ईश्वरीधन को ही जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 से पहले जानते हैं कि वर्तमान में पॉलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको हमने शामिल किया था और वो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसी के क्रम के अंदर संविधान सभा से जुड़े हुए प्रश्नों की हम सीरीज लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद में आगे वाले जो पॉलिटी के कुछ सब्जेक्ट्स हैं या कह सकते हैं कुछ ऐसे कंटेंट है उनको भी हम लेकर के आएंगे। चलिए जानते संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 10वीं अनुसूची को जिस 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा बदला गया था उसका संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची जो है वो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के अंदर इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। और 91वें संविधान संशोधन के अंदर इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ दी गई। संविधान संशोधन के अंदर इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ दी गई। बहरहाल देखते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा किसे बदला गया था। हम सब लोगों को विदित कि दल बदल कानून, दल बदल जो कानून है उसका संबंध कौन सी अनुसूची से है? उसका संबंध है 10वीं अनुसूची से। और 91वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें भी कुछ चेंजमेंट हुए थे। इसके अंदर क्या है कि कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए है, वो अगर अपना दल बदल करता है, अगर इंडिविजुअल अगर वो दल बदल करता है तो उसकी जो योग्यता है या कह सकते हैं उसकी जो सांसदी हो या चाहे उसकी जो विधायकी वो अपने आप ही क्या हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये किस अनुसूची के अंदर ये अंतर्गत है? ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। बहरहाल केंद्र राज्य के जो संबंध है उससे बिल्कुल नहीं है। संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बिल्कुल, संसद इसके अलावा विधायिका कि जिसको कह सकते हैं एमएलए, संसद या एमएलए सदस्यों की अयोग्यता के बारे में इस प्रकार की 10वीं अनुसूची जिसके अंदर 52वें संविधान संशोधन के अंदर इसको जोड़ा गया था उसका संबंध आंसर विकल्प जो है बी से इसका संबंध है। राज्यसभा से बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा केंद्र की भाषाओं से संबंधित, तो भाषाओं की संबंधित जब सेशन शुरुआत करी थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये था 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख आपने को मिलता है। चलिए तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा आने वाला है? संसद सदस्यों की अयोग्यता से इसका संबंध है। चलिए जान लेते हैं पॉलिटी का दूसरा प्रश्न। भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है वो 15 ऐसे अनुच्छेद थे जिनको शामिल किया गया था काम चलाने के लिए। इस वैसे अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान तो लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 26 नवंबर को हमारा जो संविधान था उसको अंगीकार, उसको आत्मार्पित उसको कर दिया गया था, उसको अधिनियमित कर दिया गया था। तो जो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? 26 नवंबर 1949। अब 26 जनवरी क्यों विशेष थी, ये इसका इंतजार क्यों किया गया 2 महीने का? तो मैं आपको बता दूं कि 1930 के अंदर हमारे जब जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम हर बार जो है वो क्या मनाएंगे, हम संविधान दिवस मनाएंगे। और इसकी इसीलिए इसको किया गया कि 2 महीने तक इसका इंतजार किया गया। और 26 जनवरी जब आई तभी हमने जो क्या किया, इसको भारत को गणतंत्र का दर्जा दिया। स्वतंत्र तो हम 15 अगस्त को ही मना चुके थे, लेकिन गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया जाने लगा? 26 जनवरी 1950 से। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। भारत का संविधान कितने समय में बन करके तैयार हुआ? काफी लंबा समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ। बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में 11 दिसंबर और उसके बाद में होती है लास्ट में 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और ये 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया, ये पारित हो गया। तो वर्तमान में पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें
समय संविधान सभा को लगा किसको लिए बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए। संविधान सभा ने लगभग विश्व के 60 देशों का संविधान का उसका अध्ययन किया। जो जो अच्छी चीजें थी उनको अपने संविधान में उनको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, उनको अडॉप्ट किया गया। जिसमें अगर विशेषता अगर देखी जाए तो ब्रिटेन का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, आयरलैंड का संविधान है, कनाडा का संविधान है, जर्मनी का संविधान है, रूस का संविधान है, साउथ अफ्रीका का जिसके अंदर संविधान संशोधन की बात की गई है वो वहां से हमने लिया है। बहरहाल जब अब किसी प्रकार का अगर कोई लेक्चर होगा तो उसके अंदर सारी चीजें हम कवर करेंगे कि किस देश से हमने कौन सी चीजें वहां से ली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए कितनी न्यूनतम सीटें रखी गई थी? इसका मैं आंसर बता देता हूं कि संविधान सभा के अंदर टोटल सदस्य थे वो तो कितने थे, 389 थे। इसके अलावा और कौन कौन से सदस्य थे, तो मैंने पहले वाले सेशन में ये कवर करा था कि संविधान सभा के अंदर 2 कैटेगरीज थी संविधान सभा के सदस्यों की। एक तो थी कौन सी, मनोनीत, और दूसरी थी कौन सी, निर्वाचित। ये कैसे अलग अलग, मैं बताता हूं आपको कि भारत जो था वो 2 भागों में विभक्त था। एक तो कौन सा था, एक तो था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत के अंदर कौन कौन से शामिल होते थे, ब्रिटिश भारत के अंदर वो थे जहां पे कंपनी का सीधा अधिकार उस पर हुआ करता था, जिसमें कौन से 292 तो ये हो गए, और 4 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। जिस प्रकार हमारे यहाँ पे अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके भी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 थी। कौन कौन से थे, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली, कुर्ग कर्नाटका में, बलूचिस्तान और अजमेर। ये 4 ऐसे जगह थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के डायरेक्ट अधीन आती थी। तो 292 प्लस 4 कितने हो गए, 296। इसके अलावा 93 सदस्य ऐसे थे जो देशी रियासतों से जिनका संबंध था, और वहां जो देशी रियासतें थी उनके जो राजे महाराजे थे उनके द्वारा ही मनोनीत सदस्य भेज दिए गए थे कहां पे, संविधान सभा के अंदर, जिनकी संख्या कितनी थी, 93 थी। बहरहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 93। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता नेहरू जी ने करी थी? नेहरू जी ने जो है कौन कौन सी समितियों की अध्यक्षता करी थी उसके बारे में आपको बता दूं। एक तो थी संघीय समिति, संविधान समिति, प्रांतीय शक्ति समिति और देशी रियासती समिति। इस प्रकार की 4 ऐसी समितियां थी जिनकी अध्यक्षता कौन करते थे, ये करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अभी कौन सा इसके अंदर जो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय शक्ति समिति और इसके अलावा देशी रियासतों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा प्रांतीय संविधान जो समिति थी, मूल अधिकार समिति थी, इनका जो है वो अल्पसंख्यक समिति थी, जिसका जो है वो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ये बनाया गया भारत के प्रथम गृह मंत्री जी और लौह पुरुष के नाम से विख्यात और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिनकी बनी हुई है गुजरात गांधीनगर नर्मदा जी के तट के ऊपर, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो थे। वो किन इन सारी समितियों के अध्यक्ष थे। बहरहाल आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि संघीय शक्ति समिति थी जिनका संबंध किससे था, जवाहरलाल नेहरू से। इसके लिए और कौन कौन सी समितियां थी, संविधान शक्ति समिति, संघीय समिति शक्ति समिति, प्रांतीय शक्ति समिति और रियासती जो थी, दो देशी रियासतें थी, उनकी जो समितियां थी उनके अध्यक्ष कौन थे, वो भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा सविता लाडीज। सविता लाडीज को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या है ये? डॉक्टर होमो जागीर जो भाभा है सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, उसकी क्या है ये प्रोफेसर है, सविता लाडीज इनका नाम है। रासायनिक शिक्षा के महत्व और उत्साहपूर्वक वकालत करने के लिए इनको जाना जाता है। शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, रसायन शास्त्री सर जो रोनाल्ड न्यू होम की याद के अंदर दिया जाता है, जिसके जो प्रायोजक हैं, जो स्पॉन्सर है, जिनका नाम रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री। प्रथम पुरस्कार 19
1973 में दिया गया था। और प्रथम जो विजेता रहे थे जिनका नाम है HF होलीवेल। पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 5,000 जो यूरो राशि है, जो यूरोपियन कंट्री के अंदर जो करेंसी चलती है, वही ये राशि इनको प्रदान की जाती है। बहरहाल जो RSC फाउंडेशन प्राइजेज है वो किनको मिला है? सविता लाडेज को मिला है। जाते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में ओला ने भारत का पहला AI मॉडल किस नाम से शुरू किया है? हम सब लोगों को पहले से विदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल किस नाम से शुरू किया है? इसका नाम है कृत्रिम। कृत्रिम जो है इस मॉडल से इसकी शुरुआत की गई है। बात करते हैं कि ओला के जो वर्तमान में जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है भाविश अग्रवाल। मॉडल कौन सा है? कृत्रिम और कृत्रिम प्रो। 10 भाषाओं को टेक्स्ट तैयार करने में, और वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर वर्तमान में जो 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची के अंदर है, उन सब का क्या करता है? ये अनुवाद करता है। गूगल AI चैटबॉट है जिसका नाम बर्ड है, जबकि ओपन चैटबॉट है जिसका नाम हम सब लोगों को विदित की चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालती है, ये सब हम लोगों को पहले से विदित है। भारत का सबसे पहला जो AI स्कूल है वो कहां पर है? शांतगिरी विद्या भवन। कहां पे? तिरुवनंतपुरम। विश्व का पहला AI संचालित अगर ड्रोन अगर तैयार करा है वो किसने करा है? वो भी भारत ने ही करा है, और इसका नाम क्या? इंद्रजा भारत द्वारा। बात करते उड़ीसा का एक न्यूज चैनल जिसके अंदर लीजा नाम की एक ऐसी एंकर जो AI से ही जो क्या बनी है, और ये कहां पे भी न्यूज पढ़ती हैं? ये पढ़ती हैं उड़ीसा के अंदर। और जो AI के जो जनक है जिनका नाम क्या है? जॉन मैकार्थी। बहरहाल जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में गुजरात के किस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सूरत। और अभी वर्तमान में काफी चर्चाओं में बना हुआ है, डायमंड बोर्स के नाम से विख्यात, 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने वाला, और इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई कमर्शियल स्पेस अगर कहीं पे है तो उसने पेंटागन रक्षा मंत्रालय जो अमेरिका में स्थित है उसको भी पीछे इसने छोड़ दिया है। सूरत जो है वो हीरो की नगरी के नाम से विख्यात, और वर्तमान में कल ही जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस बड़े कॉम्प्लेक्स के, विश्व का सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन अभी वर्तमान में किया गया। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अब बात करते हैं कि अगर एयरपोर्ट्स की बात हो रही है जहां पे सूरत को है वो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी मिला, तो अभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर फ्लाइटें अगर संचालित की गई 2023 के अंदर विश्व भर में, तो उस जो है एयरपोर्ट का नाम आता है कोई महाराजा छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, सॉरी टर्मिनल। वो कहां पर स्थित है? वो मुंबई में है। अगर देखा जाए कि समय प्रबंधन के हिसाब से भारत का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, उसका नाम है बेंगलुरु। अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज्यादा अच्छे है अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो कहां पर है? जापान में। और इंडिया का जो न्यू दिल्ली है उसका नंबर है 7वां। और प्रोजेक्ट भी विशाखापट्टनम, मार्मोगोआ और इम्फाल, ये क्या है? इसके अंदर सूरत का नाम आपको नजर आ रहा है, सूरत इसीलिए शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 15 भी एक ऐसा है जिसके अंदर हमारी देसी स्वदेशी जो तकनीक है, इससे नेवी के लिए कुछ यहाँ पे जहाज तैयार किए गए हैं जिनको प्रोजेक्ट 15 बी के नाम से जाना जाता है। वो अलग अलग शहरों के नाम से है जिसके अंदर सूरत है, मार्मोगोआ है, इम्फाल है और विशाखापट्टनम है। ये 4 प्रकार के शहरों पर इनका नाम वहां पे रखा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो टॉप परफॉर्मर अगर कोई है अगर शहर है उसका नाम कौन सा है? वो भी सूरत है। अगर स्वच्छता अगर सर्वेक्षण के हिसाब से देखा जाए तो हम सब लोगों को विदित कि भोपाल का ही एक सबसे सुंदर शहर, भारत का सबसे सुंदर शहर जिसको कहा जाता है स्वच्छता के हिसाब से, उस शहर का नाम है इंदौर। 11 जनवरी 1613 को ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री अगर कहीं पे लगाई जाती है, वो भी कहां लगाई जाती? सूरत में ही लगाई जाती। वर्तमान में डायमंड बोर्स अभी वर्तमान में जिसका कॉम्प्लेक्स विश्व का सबसे बड़ा वहां पे स्थापित किया गया, जिसकी वजह से सूरत लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ में जल विज्ञान समझौते को किस देश ने रद्द किया है? भारत की जो चिंताएं पहले से बनी हुई थी कि अगर मालदीव के अंदर सरकार जैसे ही चेंज होगी तो भारत के अपोजिशंस में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल सकती थी, और वही हुआ। वहां के जो अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति जो बने उनका झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ, और बॉर्डर रोड इनिशिएटिव BRI उसके प्रबल समर्थक रहे हैं, और ये जो राष्ट्र का नाम जाता है वो जाता है मालदीव। इससे पहले 75 सैनिक जो हमारे वहां पे डेपुटेड थे मालदीव के अंदर, उनको भी वहां से स्वदेश वापसी के लिए या कह सकते हैं भारत भेजने के लिए इन्होंने दबाव बनाया था। इसके अलावा एक जल विज्ञान समझौता जो 2019 के अंदर जो हुआ था,
इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। वैसे देखा जाए तो लक्षद्वीप से 750 किलोमीटर दूरी पर स्थित मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय देश, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबक इसलिए है कि चाइना की मौजूदगी वहां पे लगातार देखी जा रही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जल विज्ञान समझौता मालदीव इलाके में जल क्षेत्र, रीफ, लेगून और सामुद्रिक लहरों के और उनके स्तर को अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। 8 जून 2019 को ये समझौता हुआ था। और सीमा क्षेत्र में भी हम लोग सब लोगों को विदित कि 75 जो वायु सैनिक थे, जो और हमारे जो रक्षा मंत्रालय के जो सैनिक थे, उनको वहां से देश निकाला भी इसने दे दिया है। वर्तमान में जो मोहम्मद मुइजू है, यही वर्तमान में वहां के क्या है, अभी राष्ट्रपति भी बने हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा COP28 के दौरान जो दुबई में अभी हुआ था, उसमें इन्होंने यहाँ पे संवाद भी किया था। इसके अलावा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो उसका खुलकर समर्थन करते हैं। पाकिस्तान और चीन की तरफ इनका झुकाव जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कि लक्षद्वीप से 700 किलोमीटर दूरी पर स्थित द्वीपीय देश है, जो वर्तमान में भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां हुआ? इसको आंसर हो जाएगा वाराणसी। और वाराणसी का जो नमो घाट है, वहां पे इस प्रकार का यह आयोजन किया गया। तमिल संगम का हम सब लोगों को पता है कि दक्षिण भारत के अंदर प्राचीन की हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो तमिल वहां पे संगम हुए थे, और वहां पे अनेक प्रकार के संस्कृत और तमिल के जो शास्त्र थे, या जो वहां पे जो साहित्यिक जो रचनाएं हुई थी, वो वहां पे की गई थी। और जिसको संरक्षण किसने दिया था? पांडे वंश ने इसको संरक्षण दिया था। बहरहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। तो देखते हैं, काशी तमिल संगमम आजादी का अमृत महोत्सव हम सब लोगों को विदित की 75वां साल आजादी का, जिसको पूरे साल भर अमृत महोत्सव मनाया गया। और मेरी माटी मेरा देश अभियान भी अभी जिसकी शुरुआत की गई है। ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं से युक्त उत्तर और दक्षिण की करीब को लाना आपस में, और हमारी साझा जो विरासत है उसको क्या करना, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करना। नोडल एजेंसी कौन सी है? शिक्षा मंत्रालय है। और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के जो कह सकते हैं शिक्षा मंत्री कौन है? जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान अभी हम सब लोगों को पता है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अगर जोर दिया गया वो दिया गया व्यावसायिक शिक्षा को। क्रियान्वयन जो एजेंसी है उसके अंदर अब थोड़ा सा अलग चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अभी आईआईटी जो है वो नवाचार के सहयोग से आगे बढ़कर के काम कर रही है। आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इन्होंने इसके साथ में क्या किया है, ये एग्जीक्यूटिव नोडल एजेंसी के तौर पे काम कर रही है। पहला चरण जो है वो 16 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2022 के अंदर कहां पे हुआ था? काशी में हुआ था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, जो आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है। हाल ही में टेस्ट एटलस द्वारा जारी दुनिया के बेहतरीन खाने की सूची के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 11वां स्थान है। अब देखा जाए तो 100 जो व्यंजन है, 100 ऐसी जो डिशेज है, उसके अंदर भी देखा जाए तो 50 ऐसी डिशेज है, जिसमें से भारत की कितनी है? उसके अंदर 4 है। तो काफी प्रमुखता से वो 4 डिशेज, जिसकी वजह से भारत को कितना स्थान मिला है? इसको 11वां स्थान मिला है। और देखते हैं इसके बारे में कि अभी वैसे देखा जाए तो सबसे अगर टॉप पे कौन रहा, इसके टॉप के ऊपर रहने वाला जो राष्ट्र है जिसका नाम है इटली। लेकिन ताजुब की यह बात कि अमेरिका जैसे देश, उनको भी भारत ने पिछाड़ करके और वहां पे जो रैंकिंग की स्थान कितना पाया? 11वां पाया है। और भारतीय वैसे जो खाने पीने के जो कह सकते हैं स्वाद, यहाँ का मसाले जो विदेशों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, और यहाँ का जो डिलीशियस फूड है वो वाकई विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और इसीलिए जो है इसको 11वां स्थान मिला है। 50 जो विश्व की जो सबसे कह सकते हैं डिलीशियस जो स्वादिष्ट फूड होता है, उसके अंदर 4 जो व्यंजन है वो भारत के यहाँ से जोड़े गए हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अमेरिका, थाईलैंड और दक्षिणी कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ करके और भारत 11वें स्थान पे पहुंच चुका है 4.52 अंकों के साथ में। अन्य शीर्ष देश है जिसमें जापान, ग्रीस और पुर्तगाल है। बेहतरीन जो 100 व्यंजन है उसमें भारत के 4 व्यंजनों, टॉप व्यंजनों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया। स्थापना की अगर बात करें तो 2018 के अंदर की स्थापना हो जाती है, और मुख्यालय इसका जग्रेब है, जो भी क्रोएशिया के अंदर है। संस्थापक इसके मातिजा वाबिक। आप देख रहे हैं इसके माध्यम से कि देखिए कौन कौन से ऐसी कंट्रीज है जहां पे इटली है, जापान है, ग्रीस है, पुर्तगाल है, चाइना है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, फ्रांस, स्पेन, पेरू एंड इंडिया। इंडिया अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जानते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न।
अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसी विग्नरी लीडर आइकॉन 2023 के पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर श्रीनिवासन नायक। श्रीनिवासन नायक को इसके अंदर सम्मानित किया गया है। रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के अंदर इन्होंने क्या करी थी? शिरकत करी थी। एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस आसरा द्वारा सम्मानित है और आसरा की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 2010 से होती है। और बात करते हैं कि जो G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें ग्लोबल आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित कौन से हैं? जो श्रीलंका के अंदर G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर ही उस पुरस्कार से भी कौन सम्मानित है? जिनका नाम है श्रीनिवास नाइक। चलिए, तो आज के सेशन के अंदर आपने जाने ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और काफी मैं साफ अगर मैं कह सकता हूं कि काफी आप लोगों के नॉलेजेबल सिद्ध हो सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।